बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये आपका सब्जेक्ट आ जाता है 2281 इकोनॉमिक्स। ये शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी कोर्स आउटलाइंस देख लेते हैं। देख क्या लेते हैं, इसको अभी हम रख लेते हैं अपने बोर्ड के ऊपर, फिर उसको हम समझेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि पिछले 2 सब्जेक्ट्स जो हमने कवर किए, जिसमें बिजनेस है और अकाउंट्स है, तो इसका कोई एक एंड मकसद, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एंड मकसद और इसका एंड मकसद एक लाइन में अगर मैं बयान करने की कोशिश करूं तो वो ये होगा कि आपको जो है ना एंटरप्रेन्योर की जो जनरल नॉलेज होती है ना बिजनेस के हवाले से, वो मिल जाए। सही है। मेन तो मुनाफा है मकसद किसी भी एक बिजनेस खोलने वाले का, लेकिन उसके अंदर जो है ना प्रोडक्ट के हवाले से कि प्रोडक्ट बनती रिसर्च डेवलपमेंट के बाद फिर किस तरह से मार्केट में पेश होती है, किस तरह प्लेस होते हो, तो मार्केटिंग को लेकर तमाम बातें, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना है तो उसके प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग करने के हवाले से नॉलेज, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन की नॉलेज, बिजनेस एक्टिविटी इटसेल्फ के कितने तरह के बिजनेस होता है, सोल होता है, पार्टनर होता है, कंपनीज होती हैं, कंपनी में क्या फर्क है, एक आम बिजनेस और एक लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस में क्या फर्क है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर बेसिकली कवर की हमने। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें अकाउंट्स का एस्पेक्ट भी कवर किया है बिजनेस के अंदर, लेकिन अकाउंट्स फिर एज अ सब्जेक्ट पूरा आया सामने। पहले वाले का था एक एंटरप्रेन्योर की बिजनेस को लेकर जनरल पूरी 360 डिग्री नॉलेज हो, ठीक है ना, इतनी डेप्थ में ना हो भले, लेकिन जनरल हो। जबकि अकाउंट्स एक डीप सब्जेक्ट है, उस जनरल नॉलेज में से एक नॉलेज जो है वो अकाउंट्स के, लेकिन अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट भी पूरा आपको मैसर है। ठीक है, और उस अकाउंट्स के अंदर हमने जो एंड पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो बिजनेस का की स्टेक होल्डर है, ओनर, जिसका पैसा लगा, इन्वेस्टर जो है मेन, उसको किस तरह फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाए बिजनेस की। उमूमन हम कंपनी की मिसाल लेके चलते हैं तो पूरे साल का आखिर जो होता है, हालांकि कंपनी आधे साल में भी बताती है बात, लेकिन मेनली पूरे साल का जो आखिर होता है, ईयर एंड, उसके ऊपर बताते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है का मतलब क्या हमारे एसेट्स है, कितनी वैल्यू के, उसमें से लायबिलिटीज का कितना हिस्सा है और कैपिटल का कितना हिस्सा है। ठीक है, और यही बेसिकली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। लेकिन 2 साल के दरमियान हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं वो इस वजह से आता है कि माल बिकता है, खर्च अखराजात होते हैं, तो इनकम जो जनरेट होती है उसमें से अखराजात निकाल के प्रॉफिट कितना हुआ होता है, वो प्रॉफिट जो ओनर में बढ़ गया, उसके अलावा प्रॉफिट हमारे जमा हो जाते हैं कैपिटल में, उसके कैपिटल को बढ़ा देता है और उसके एवज एसेट्स बिजनेस के बढ़ जाते हैं। तो ये 2 फाइनेंशियल पोजीशंस, एक पिछले साल की और इस साल की, उसमें चेंज जो आता है मेनली वो आता है किसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से, तो जिसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है अकाउंट्स के अंदर। अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, बल्कि सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने बताया हमेशा 5 डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मेनली हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो उनको तो हम बाद में बनाते हैं, उससे पहले पूरी बुक कीपिंग हो रही होती है अकाउंटिंग के अंदर, कि किस तरह कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर सम अप करके ट्रायल बैलेंस के जरिए कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, फिर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं हमारी। तो ये अकाउंट्स है। वन लाइन में क्या है, ओनर को हिसाब किताब देना उसके पैसे का, ठीक है, उसके फाइनेंस का। इकोनॉमिक्स जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का सब्जेक्ट है इन दो से। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के हवाले से बात नहीं करता, ये जो है बात करता है नीड्स और वांट्स। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत समझ लो काम आती है, कि इंसान का बिहेवियर जो ड्राइव होता है उसके नीड्स और वांट्स से। नीड्स और वांट्स फुलफिल करने के लिए उसको चाहिए होती है प्रोडक्ट या सर्विस कोई। ठीक है, हम प्रोडक्ट की मिसाल ले लेते हैं फिलहाल, सर्विसेज भी शामिल है इसमें। उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में मैं हमेशा वो द फार्म एक निमोनिक है, वो बता देता हूँ इसमें, कि आपकी नीड हो सकती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग, आपका रहना। अच्छा, ये हाउसिंग, एच से हाउसिंग है, ई से एजुकेशन है, एफ से फूड है, ए से अपैरल है। ठीक है ना, तो अपैरल मतलब क्लोथिंग, फूड मतलब खाना, तो खाना, क्लोथिंग और हाउसिंग शेल्टर, ये तो 3 बेसिक नीड्स है। इसके अलावा वांट्स भी होती है ना, और अच्छा खाना और अच्छा घर, फिर आने जाने
पैदल ना आना जाना पड़े, कोई सवारी मिल जाए तो ट्रांसपोर्टेशन, या कहीं दूर दराज जाना है उसका टिकट क्या, सही है। और इस तरह ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन भी शामिल है इसके अंदर, कि आपके जो है ना जितने भी उर्दू में कहते हैं मवासलाती और मरासलाती निज़ाम सारे, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होता है। एजुकेशन हो गई, इसी से एजुकेशन, और से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जो भी ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने फारिग वक्त पे करते हो, तो उसके लिए भी कोई प्रोडक्ट सर्विसेज होती है ना जो आपको चाहिए होती है। एक रूबिक्स क्यूब भी हो सकता है, या आपका पूरा ट्रिप भी हो सकता है। कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में कोई भी फारिग बैठे आप कोई अपने दिल बहलाने के लिए जो करते हैं, तो वो भी तो हमें, ये भी तो प्रोडक्ट से सर्विसेज में शुमार हो गया। तो ये प्रोडक्ट जो है उनकी मिसाल है। ये एम से मेडिकल, मेडिकल मतलब कोई भी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो बहरहाल इसको मैं बताता हूँ। तो इतनी तरह की प्रोडक्ट्स हो सकती है जो कि आपकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करती है। ये प्रोडक्ट्स बनती कैसे है? प्रोडक्ट्स किसका आउटपुट होता है? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का आउटपुट है प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? FOPs। क्या है ये? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो इन तीन को मिलाता है एक्चुअली। एंटरप्राइज इन तीन को मिलाते हैं। असल तो बेसिकली ये तीन है फैक्टर्स, लेकिन एंटरप्रेन्योर भी इसलिए क्योंकि वो तीन तो अलग अलग, लैंड कहीं फारक पड़ा है, लेबर कहीं फारक पड़ी है, और बहुत सारी मशीनरी मार्केट में अवेलेबल टू सेल है। एक एंटरप्रेन्योर एक आइडिया लेके आता है, मशीनरी पकड़ता है, लैंड किराए पे लेता है, लेबर लगाता है और प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर इज अनदर फैक्टर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट बल्कि कंज्यूम होती है, तो नीड्स और वांट्स फुलफिल हो जाती है, ठीक है ना, ये फुलफिल हो जाती है। तो इस चीज को समझने के लिए पूरा एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के। ह्यूमन बिहेवियर जो ड्राइव होता है वो उनकी जरूरियात और ख्वाहिशात से होता है, और जरूरियात और ख्वाहिशात की बिना पर ये इतनी सारी फैक्ट्रीज और इतनी सारी सर्विसेज, इतनी सारी पढ़ाई कर रहे होता है कि हम जाके कुछ अच्छा काम कर सके, सही है। तो ये सारा किस लिए? हमारी जरूरियात पूरी हो सके, हमारी ख्वाहिशात पूरी हो सके। अच्छा, वो लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी रोजमर्रा की ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हो, रोजमर्रा की, माहाना, सालाना, पूरी जिंदगी की भी कुछ ख्वाहिशात होती है। जिंदगी में एक जगह फला कंट्री का ट्रिप करके आना है, ठीक है। जैसे हमारे बड़े बूढ़ों की बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती है ना कि रिलीजियस ट्रिप कर रहा है, एक दफा हज कर रहा है कब से कब, तो ये ख्वाहिशात वैसे ही है। हाँ, तो आपकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करना तो है। चलो, नीड्स की तो हम कह सकते हैं एक हद होती है, क्योंकि एक हद तक आप खाओगे जी लोगे। एक हद तक कपड़े चाहिए कि आप एक सही से अपने आप को खराब वेदर से बचा सकते हो, और जो है ना बिल्कुल शेम शेम नहीं हो जाओगे, इतने कपड़े तो कम से कम चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज, शेल्टर चाहिए, रहने के लिए एक प्रॉपर जगह कि जहां पर आप अपना होम्योस्टेसिस कहते हैं इसको, मेंटेन रख सकते हो। मतलब ऐसा अपना एनवायरनमेंट मेंटेन रख सकते हो जिसमें बॉडी सरवाइव कर जाए। अब बहुत ठंड है और आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, या बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, कोई शेल्टर नहीं है, तो उसमें बीमारी की सूरत में आप मर सकते हो। ऐसा हो सकता है, बीमार हो सकते हो, तो उससे आपको बचा सके वो शेल्टर हो, तो एटलीस्ट ये आपकी बेसिक नीड्स है, ये फुलफिल हो जाती है। लेकिन इसके बाद आती है वांट्स की बारी। वांट्स खत्म नहीं होती। वांट एक पूरी हो जाएगी तो दूसरी, यार मेरे पास एक सवारी होनी चाहिए, साइकिल आ गई, यार एक ऐसी सवारी हो ना जिसमें पाँव ना चलाना पड़े, तो बाइक आ गई, ठीक है। उसके बाद यार फैमिली को लेके आ जा सकूं, और बाइक पे मैं ज्यादा एक दो को बैठा सकता हूँ, पूरी फैमिली नहीं आ सकती, तो गाड़ी आ गई, ख्वाहिश। अब गाड़ी में भी और अच्छी गाड़ी, यार AC वाली होती तो क्या ही बात। सो इट नेवर स्टॉप्स, सही। तो ये खत्म तो कभी नहीं होगी, इनका फुलफिल होना खत्म तो कभी नहीं होगा। लेकिन हर इंसान जिस वांट उसकी पूरी हो गई, उसके बाद अगली वांट खड़ी है, उसके लिए काम कर रहा होता है वो ये नहीं सोचता है खत्म कभी नहीं होगी तो इसलिए मैं काम ही ना करूं। इसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेटल हो गया अपनी लाइफ से, वरना वो बोर हो जाएगा, या तो कुछ मुख्तलिफ चाहेगा, या फिर वो साइको हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा फर्क, सही है। तो हर इंसान अपनी स्टैंडिंग पोजीशन से अगली चीज को हासिल करने के लिए काम करता है, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप पहुंचा उसकी बर्थ अब उसके लिए कम हो जाती है जैसे ही अगली नजर आ जाती है, ठीक है। बहरहाल
सो इस चीज की गिर्द घूमता है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंदर तीन मेन इकोनॉमिक एजेंट्स हैं आपके। एक है इंडिविजुअल, दूसरा है गवर्नमेंट, और तीसरा है बिजनेसेस या फर्म्स कह लो। ठीक है, इंडिविजुअल्स को हम एक और नाम भी देते हैं हाउस होल्ड्स का। थोड़ा थोड़ा करके पहले से बता रहा हूँ टर्म्स जो कि आगे आएंगे हमारे सारे लेक्चर में। गवर्नमेंट है, और फर्म्स जो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या बिजनेसेस जो होते हैं। तो इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी के अंदर ये तीन एजेंट्स हैं, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड्स। ठीक है, अभी ये तीनों को आप इतना अलग मत समझना, ये तो समझ लो इदारे, ये जो दो है ना ये इदारे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाउस होल्ड समझ लो सारे इंसान हैं, तो यही इंसान जाके बिजनेसेस में भी काम करते होंगे, इन्हीं में से कुछ इंसानों का बिजनेस अपना ओन्ड होगा। ठीक है ना, यही इंसान गवर्नमेंट के इदारों में भी काम करते होंगे, बट देन दे कम बैक विद मनी, फिर वो पैसे के साथ आ जाते हैं और उस पैसे के जरिए कुछ भी खरीद सकते हैं। राइट, जितना पैसा होगा उतनी चीज खरीद सकते हैं। और बिजनेसेस और गवर्नमेंट क्या, ये इदारे हैं जहां पर यही हाउस होल्ड आके काम करते हैं, लेकिन जब वो हाउस होल्ड फर्म्स में आके काम कर रहे तब वो उस बिजनेस का हिस्सा कहलाए उस वक्त तक। जब वो घर जा रहे वेजेस लेके, अपनी सैलरीज लेके, तब वो इंडिविजुअल्स कहलाए। पॉइंट यहाँ पर यह है कहने का कि इनको फिर अलग करने की क्या वजह है, अगर वो अंदर ही काम करने वाले भी सारे इंडिविजुअल्स है, अलग करने की वजह यह है कि हमारी जो प्रोडक्शन होती है ना थ्रू आउट पूरे मुल्क में, तो उसमें से सारी की सारी इंडिविजुअल्स तक नहीं चली आती। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है जो कि बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इंडिविजुअल्स खरीद लेंगे। एक बिजनेस है जो कि ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो दूसरा बिजनेस खरीदेगा ट्रैक्टर्स को। ठीक है, तो वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, वो कौन से गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना, कंज्यूमर्स गुड्स कर दो। और वो तमाम गुड्स जो बिजनेसेस खरीदते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स। एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को बेच रहा है, या जो बिजनेस से कंज्यूमर तक बिक रहा है उसको आप B2C कह दो, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, और ये B2B होगा। ठीक है, बहरहाल ये मैं सारी टर्म्स को ऐसे मर्जअप कर रहा हूं। इसी तरीके से गवर्नमेंट का फर्म से अलग इसलिए क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो उमूमन प्रॉफिट मोटिव के साथ काम नहीं करती। तो फर्म्स के अंदर क्या है कि फर्म्स के अंदर जो लैंड इस्तेमाल हुआ है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, उनको उसका रेंट चला जाएगा लैंड का। ठीक है, जिसका लैंड यूज कर रहे हो आप, लेबर को उसकी वेजेस चली जाएगी। ठीक है, और अगर किसी किस्म का आपने कैपिटल मशीनरी और ये सब खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंस अरेंज किया है, तो उसके बदले इंटरेस्ट या प्रॉफिट दे दोगे। और एंटरप्रेन्योर जो है, जिसने एंटरप्राइज जिसने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जमा किया है, उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके बिजनेसेस के अंदर प्रॉफिट भी एक एंगल है जो कोई ओनर लेके जाता है। लेकिन गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जिसमें जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, जो इंडिविजुअल्स की वेलफेयर के लिए काम करता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। बहरहाल ये 3 अलग इकोनॉमिक एजेंट्स बनाए हुए एक इकोनॉमी के अंदर। अब जब मैंने एक इकोनॉमी का लफ्ज यूज कर दिया तो उसके हवाले से भी सुन लो। एक मुल्क जो है वो कंट्री भी कहला सकता है, वही मुल्क नेशन भी कहला सकता है कौम के हवाले से देखा जाए, वही मुल्क स्टेट भी कहला सकता है अगर उसकी गवर्नेंस रनिंग के हवाले से देखा जाए कि मुल्क को चलाना है उस एतबार से, और वही मुल्क इकोनॉमी भी कहला सकता है, मईशत, जब उस मुल्क को इनकम के लिहाज से देखा जाए, इनकम, प्रोडक्शन। ठीक है ना, कितना प्रोड्यूस करता है, कितनी इनकम जनरेट करता है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल करता है, सही, उस नजर से देखा जाए तो इसको इकोनॉमी कहता है। अब मैं अगर ये बोल रहा हूं द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो यकीनन मैं उसके आगे कोई हुब्बुल वतनी की बात नहीं कर रहा हूँ। द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान बोलो तो उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई जिक्र कर रहा हूँ, हमारे एक्सचेंज रेट का कोई जिक्र कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट्स का कोई जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है,
हमारी जितनी भी लोगों की इनकम्स हैं उसके हवाले से, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस हवाले से जिक्र कर रहा हूँ। सो द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इज करंटली फेसिंग एन इन्फ्लेशन ऑफ मोर देन 20%। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इनकम लेवल, अर्निंग्स और स्पेंडिंग से रिलेटेड, कुछ आमदनी और अखराजात से रिलेटेड कोई जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान बोल रहा हूं तो फिर उसकी गवर्नेंस की नजर से बता रहा हूं, उस कंट्री का जिक्र कर रहा हूं। कंट्री एक ऐसी टर्म है जो कि हर तरह यूज हो सकती है। अब मैं कहूं द कंट्री इज गोइंग डाउन, तो समझ नहीं आएगा किस तरह से डाउन। लेकिन अगर मैं कहूं द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, तो समझ में आ जाएगा कि लोगों की इनकम लेवल्स गिर रहे हैं, लोगों के पास परचेसिंग पावर खत्म हो रही है। समझ में आ रही? तो लफ्ज इकोनॉमी एक लफ्ज ऐसा लफ्ज है जिसके बहुत सारे मतलब होंगे। जैसे एक बॉलर की भी इकोनॉमी देखी जाती है कि बॉलर की किस इकोनॉमी से करा रहा है, मतलब वो कितना प्रोडक्टिव है। वहां उसका मतलब ये आ जाएगा वो कितना प्रोडक्टिव है कि जितनी नंबर ऑफ बॉल जाया करा रहा है और विकेट्स भी ले पा रहे हैं, कम से कम रन दे रहा है, तो ज्यादा इकोनॉमिक बॉलर कहलाया है, जो कम से कम महंगा पड़े। ठीक है, तो वहां इकोनॉमी का मतलब मुख्तलिफ हो जाएगा। फिलहाल में इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या पूरे मुल्क की जो मईशत, जिसका उर्दू का तर्जुमा है, पूरे मुल्क की मईशत की बात करूँ, इकोनॉमी की बात करूँ, तो उसमें मुल्क की इनकम लेवल्स और एक्सपेंसेस के हवाले से बात होती है जितनी भी। फिर इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल है, आपकी फॉरेन करेंसीज का आना जाना शामिल है, इसके अंदर जो है आपके जितना आपके बैंकिंग निज़ाम का जितना इंटरेस्ट रेट चलता है मार्केट में वो शामिल है, और उस सबका क्या क्या अमल दखल है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक बात ये देखी हमने। अब इसी के साथ साथ में एक मुझे सब्जेक्ट शुरू नहीं कर रहा, अभी खाली मिजाज बना रहा हूँ हल्के हल्के करके। एक चीज और यहाँ पर लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पीछे चीज देखी कि लोगों के वांट्स फुलफिल पूरे तौर पे हो नहीं सकती, क्योंकि एक वांट फुलफिल होती है तो दूसरी आ जाती है। ठीक है, और जो वांट फुलफिल हो गई लोगों को उससे बड़ी वांट फुलफिल करनी है। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही बना रहा हूं समझाने के लिए। 2020 में कोई इंसान है जिसकी इस लेवल की वांट्स पूरी हो रही थी। ये लेवल क्या है, इसका कोई नंबर रख दो, डॉलर्स में भी रख सकते हो, इतने डॉलर्स की वांट्स पूरी हो रही थी। या मिसाल के तौर पे ऐसी यहां पर ऐसी गाड़ी रख दो आप, एक ऐसी गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती थी, 4 पहियों वाली। तो 2000 मिसाल के तौर पे 30 के अंदर 2030 तक जाके यही गाड़ी होगी तो उस इंसान को लगेगा मैं तरक्की नहीं कर रहा। सही, मतलब वो 4 पहियों वाली जब तक एसी वाली गाड़ी ना हो जाए। इस गाड़ी में एसी नहीं था बिल्कुल, बहुत ही इकोनॉमिक कार थी। यहाँ पर एयर कंडीशनड कार है और साउंड प्रूफ उसका जो है ना, साउंड प्रूफ थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, जब विंडोज चढ़ाते हैं एसी का साउंड प्रूफ है, और उसके जो है ड्राइव बहुत अच्छी है गाड़ी की, इंजन थोड़ा पावरफुल है। तो वो अगर वैसा होगा तो फील करेगा मैं थोड़ा आगे बढ़ा। लेकिन अगर यहां पर 2020 में उसके पास ये वाली गाड़ी थी और यही है 2030 में भी, तो उसको नहीं लगेगा मैं आगे बढ़ा। तो फिर उसको कि यार अगर और ज्यादा बेटर न्यू मॉडल आ जाता जिसका जो है ना बॉडी शेप बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा एग्जैक्टिव फील देता, या थोड़ी एसयूवी टाइप की होती, ठीक है ना, कोई सबअर्बन व्हीकल टाइप की कोई गाड़ी होती है इस तरह से, तब जाके उसको तरक्की फील होती। सही, पॉइंट ये है कि अच्छा, और अगर 2020 में वो इस गाड़ी पे खड़ा हुआ होता तो उसको फिर उसका भी प्रीमियम वर्जन चाहिए होता कि भाई एकदम लैंड क्रूजर होती, रेंज रोवर होती मेरे पास। ठीक है, तो ये तो कभी सफर खत्म नहीं होने वाला। सही, इसी तरीके से एक इंसान है जो टूर ही अफोर्ड नहीं कर सकता था 2020 तक, तो उसकी वांट थी यार अब टूर पे, मतलब पाकिस्तान टूर पे तो जाऊं, कुछ ऐसे पैसे जमा करूं। अच्छा, वो पाकिस्तान टूर पे जा पाए, अगर अरेंजमेंट्स हो गए तो उसको फील होगा मेरी लाइफ में तरक्की हुई। लेकिन उसके लिए अगर पाकिस्तान टूर एक यूजुअल सी बात थी, ठीक है ना, तो 2030 में भी अगर पाकिस्तान टूर ही हो रहा होगा, मुल्क अपने डोमेस्टिक टूर ही हो रहा होगा, तो उसको फील नहीं होगा कि तरक्की हुई। वो फॉरेन टूर पे जाएगा तब जाके पता चल उसको फील होगा तरक्की, और ये भी 10 साल का दौरान ही है, इसको भी कम करो बल्कि। ये बात सारी समझ में आ रही है? तो यहां से अब एक बात हम
हमारे सामने आती है कि यार जब वॉन्ट्स कभी खत्म होने वाली है नहीं, तो एक अच्छी इकोनॉमी किसे कहते हैं? सवाल है, एक अच्छी इकोनॉमी क्या होती है? अच्छी इकोनॉमी कैसे? एक स्माइली फेस नजर आता है लोगों के चेहरों पे हर वक्त, क्या वो अच्छी इकोनॉमी होती है? यू कैन नेवर से दैट। एक बहुत अमीर इकोनॉमी के अंदर जरूरी नहीं सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ही हो, ज्यादा चेहरे गमज़दा ना हो, शायद हो सकता है मुस्कुराहट, यू कैन नेवर से। क्योंकि मुस्कुराते हुए खुश लोग हैं ना, तो मतलब वेलफेयर है वहां, पब्लिक वेलफेयर है, ठीक है? तो जहां पर पब्लिक वेलफेयर अच्छा है, लोग खुश है, तो वो एक अच्छी इकोनॉमी कहलाए। लेकिन वो किससे समझ में आएगी? ऐसी भी तो इकोनॉमी है जो बहुत अमीर है लोग जहां पर, लेकिन बहुत अमीर होने के बाद फिर वो ऐसे शौक में पड़ गए, ऐसे उनके इंटरेस्ट पैदा हो गए कि जिससे उनकी बॉडीज डिग्रेड होना शुरू हो रही, अल्कोहलिक हो गए, एक्स्ट्रा अल्कोहलिक हो गए, एडिक्टेड हो गए। क्योंकि पैसा है और वक्त भी है, मिसाल के तौर पर मशीन भी सारा काम कर रही है, तो खर्च करना है, तो फिर लोग अलग अलग डायमेंशन ढूंढते हैं। तो फिर अगर एडिक्शन बढ़ जाए तो फिर सुसाइड रेट भी बढ़ जाते हैं, पता नहीं 10 मसले और भी बढ़ जाते हैं। तो फिर आप कहोगे ये लोग फिर वही बराबर आके खड़े हो गए। तो एक गरीब मुल्क में गुर्बत की वजह से अगर खुदकुशी कर रहा है, तो अमीर मुल्क पे पैसे की ज्यादती है लेकिन रिकॉग्निशन नहीं, उस वजह से खुदकुशी हो रही है। कुछ भी पॉइंट है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं बराबर है। एक जगह बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही और मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, लोग बहुत बच्चे छोटी छोटी उम्र में बेसिक बीमारियों से मर जाते हैं, डायरिया जैसी बीमारी से मर जाते हैं अफ्रीका में। और दूसरी तरफ भले कम बच्चे लेकर सर्वाइव कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी एजेस तक, क्योंकि उनका हेल्थ का सिस्टम एंड एवरीथिंग ठीक है। बाकी अल्लाह के हाथ में तो बहुत सारी चीजें, डेफिनेटली ये चीज तो है, लेकिन स्टिल जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अभी कोई जापान में अगर कोई जलजला आके चलाए सब, तो वो तो फिर उसका वो कुदरती आफात का तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल ह्यूमन एलिमेंट्स को रखते हुए जो बेटर लाइफ साइकिल मिल रही है, तो वहां पर आप कह सकते हो इकोनॉमी बेटर है। लेकिन स्टिल कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इकोनॉमी बेटर होने का मतलब ये नहीं कि आज मेरी आज की ख्वाहिश पूरी होगी तो मैं बड़ा खुश हूं सर, अगले दिन में एक नई ख्वाहिश पैदा होगी, क्योंकि मेरी आज की ख्वाहिश से मेरा इंटरेस्ट डिमिनिश हो गया। ये भी आप अभी आगे पढ़ोगे प्रॉपर, हर चीज को टुक टुक में बताने लगा हूं अभी कि मैं जिस ख्वाहिश पे आज खड़ा हूं वो मेरी पूरी हो गई, तो कुछ टाइम बाद मेरे लिए उसमें से जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला जाएगा मेरा उसमें। उससे मुझे जो यूटिलिटी मिल रही थी, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, अब वो 2 साल बाद सेम नहीं रहेगी। एक बच्चा नई गाड़ी जब सीख रहा होता है, उसका पार्किंग करने में मजा आ रहा होता है कि अब उसे पार्क करने दे दे, और कुछ अरसे बाद के वो कहता है यार मैं नहीं अवेलेबल, आप किसी और के साथ चले जाएं, ठीक है ना, वो भाग रहा होता है उन कामों से। तो वाई? बिकॉज ही मतलब वो फिलअप हो चुका है उसका बकेट, अब वो चार्म नहीं हो रहा है। अब वो नई गाड़ी आ जाए तो शायद उसका मूड हो, एक अलग बात होगी बहरहाल। सो अगर ये की एक ऐसा, अक्सर इसके साथ मुहावरा मैं जोड़ू तो कहता है ट्रक की बत्ती के साथ बांध दिया। ट्रक की बत्ती के साथ बांधना ये होता है कि अगर हाईवे पे ट्रक चल रहा है, अब आप उसको फॉलो करो, वो भी तो आगे जाता जा रहा है, तो आप बस लगे ही रहे। या फिर एक कहते हैं एक डोंकी कार्ट के साथ गधे के आगे ना डंडी के साथ घास बांध दो, तो वो जिंदगी भर भागता रहेगा, पकड़ नहीं पाएगा उसे। सही, समथिंग लाइक दैट। तो ओएसिस का भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। ओएसिस होता है ना डेजर्ट्स के अंदर, या किसी भी, आप बहुत ही धूप वाले दिन आप देखोगे खाली रोड के दूर किनारे, तो आपको लगेगा चमकता हुआ रोड, चमकता हुआ नजर आएगा, एज इफ कि वहां पर पानी हो, लेकिन पहुंचोगे तो पानी नहीं होगा, फिर और दूर नजर आ रहा होगा वो। तो डेजर्ट के अंदर ये होता है, ओएसिस होता है, ठीक है ना। और वो ओएसिस ये होता है, एक्चुअली ओएसिस नहीं, गलत बोल दिया, मिराज, आंख का धोखा होता है वो। मिराज मतलब वो आपको दिखता है, ऐसा लगता है पानी है, लेकिन पहुंचो तो होता नहीं है। ओएसिस तो वाकईतन डेजर्ट में एक ऐसी जगह जहां पर थोड़ा पानी हो, या जहां पर फूल पौधे हो सकते हैं। बहरहाल, तो ये हर दफा पहुंचते एक वाट पूरी होती है, फिर दूर दूसरी खड़ी होती है। ऐसे दौर के अंदर आप बेटर इकोनॉमी किसे कहोगे भाई? मतलब ये तो एक चलता चले जाने वाला सफर है, ये तो जाते जा रहे, नेवर एंडिंग ग्रोथ। क्योंकि ग्रो होके एक पॉइंट पे पहुंचे, कुछ दिन बाद आप उससे तंग आ गए, फिर अगले पॉइंट पे पहुंचे, फिर कुछ दिन बाद उससे तंग आ गए, फिर आंख, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दूं कि आंख कल तक जो है कान तो नहीं सुनते थे विजुअल्स, खाली देख के मूवीज एक जमाने की होती होंगी जो कि म्यूट मूवीज होती होंगी, जिसमें पिक्चर्स जो है
वो जितनी भी पिक्चर्स पर सेकंड क्रॉस होती होंगे फ्रेम्स पर सेकंड कहलाती थी। तो 10 पिक्चर्स अगर क्रॉस हो रही है एक ही सेकंड के अंदर तो 10 FPS पे मूवी चल रही है। 60 FPS ह्यूमन आई कैप्चर करते हैं बहरहाल। तो आज के दौर में देखा जाए तो कलर्ड 3D इफेक्ट के साथ, इतने जबरदस्त साउंड सिस्टम के साथ, ठीक है। और आपका एक पैसेज भी अभी जो आपने इंग्लिश के अंदर देखा था वो सैनमा का, तो जिस तरह डिस्क्राइब कर रहे थे, तो इतने सारे इफेक्ट्स के साथ आपको जो है एक मूवी का एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन आप उससे भी इवेंचुअली बोर हो जाते हैं। फिर हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे आ गए, फिर बिंज वॉच पे आ गए कि एक साथ ही पूरी देख लूं। किसी जमाने में वेट करते होंगे एक हफ्ता एक एपिसोड का। तो वो सब कुछ अचीव हो गया, अब कुछ और चाहिए होगा। अब लिटरली शायद ऐसा इफेक्ट चाहिए, 3D इफेक्ट ना हो कि वाकई 3D हो के वहां फायर हो तो मुझे लग जाए गोली, अल्लाह ना करे। मतलब इतना अब तो रह गया कि किस हद तक चाहिए बाहर। 3D बिलबोर्ड्स आ चुके हैं, वो ऐसे है कि बाकायदा बिलबोर्ड से कैरेक्टर बाहर आता है, वाकईतन कैरेक्टर बाहर आता है, क्योंकि वो उसकी मेक इस तरह की होती है, छोटे छोटे उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो बाकायदा उस शेप से बाहर आते हैं जिस शेप का आपने उनको मतलब डिजाइन अपलोड किया हुआ उस बैनर के अंदर। वो दिखाऊंगा कभी मौका मिले। तो ये इतनी हमारी वांट्स क्रिएट होती चली जा रही और फुलफिल होती है, फिर एक नई आ जाती है। ऐसे में इकोनॉमी ग्रो एंड कीप ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, तो इसकी तो कोई बस नहीं है। सो इट इज अ नेवर एंडिंग ग्रोथ। और जब इस बात को समझ के आप एक और पॉइंट भी समझोगे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद, या और मजीद आगे ओ लेवल के स्टेज से भी आगे पढ़ते हो, ए लेवल्स में पढ़ते हो या और एडवांस पढ़ते हो, तो ये बात बेहतर से बेहतर समझती आती चली जाएगी कि यार इट्स जस्ट अ व्हील जिसमें हम मिजाजी तौर पे आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले आ रहे हैं कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ लूज भी कर रहे हैं। और आज दुनिया की एक सबसे बड़ी बहस है क्लाइमेट चेंज, कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है। वो क्लाइमेट चेंज इस तरह से आ चुका है कि इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, इतने सी लेवल्स ऊपर राइज हो गए कि पूरे पूरे आइलैंड्स अब डूबना शुरू हो गए। और आने वाले 40-50 सालों में कितने आइलैंड्स काउंटेड है कि वो डूब जाएंगे, 100 सालों में और डूब जाएंगे। पूरे पूरे मुल्क ऐसे काउंटेड है जो डूब जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेम ग्लोबल वार्मिंग का अगर रेट रहा। और वो क्यों हो रही है? वो इतनी सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो इतनी सारी नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में लगता है ना, लैंड लगता है, लेबर लगता है, तो लैंड के अंदर इतनी नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल होती चली जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्ट। कुछ होती है रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाती है, कुछ होती है नॉन रिन्यूएबल जो कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, जो कि पता नहीं कितने हजारों लाखों साल लगते हैं जिनको क्रिएट होने में जमीन के अंदर, तो वो भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होते 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 नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन होने की वजह से इतनी सारी एटमॉस्फेयर के अंदर फिर हीट भी जनरेट हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जिससे हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते जा रहे हैं, सी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है मामला, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एक और चीज पाल रही है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीनरी जितनी भी है, तो वो एक दूसरी बहस है फिर बहरहाल। सो इस सारे सीन में हमें इतना तो समझ में आ गया कि इट नेवर स्टॉप्स, बट इफ इट नेवर स्टॉप्स व्हाट डज अ ह्यूमन बीइंग डू? दे डोंट स्टॉप। उनको पता है मेरी एक वांट पूरी होगी तो अगली दूसरी खड़ी होगी, लेकिन वो रुकते नहीं है, अपनी वांट पूरी करते हैं। वो ये नहीं सोच रहे होते इसके बाद एक और वांट खड़ी होगी, वो कर रहे होते अपनी वांट पूरी। कुछ होती है उनकी खुद की चाहत, कुछ होती है पेयर प्रेशर, जो ऐसे कि मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन पे आ गए, अब सारी कम्युनिकेशन स्मार्टफोन पे होती है, बल्कि मेरे स्कूल और एजुकेशनल वर्क भी स्मार्टफोन पे होता है, तो अब मुझे आना पड़ रहा है उस पर, सही। तो इस तरह से जब चलती चली आ रही इकोनॉमी, तो आपके सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन के जितनी भी थ्रू आउट एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस की तरफ जाती है। तो इकोनॉमी, बेटर इकोनॉमी क्या है? बट आज की नजर में देखा जाए विच कीप्स ग्रोइंग। अब विच कीप्स ग्रोइंग का मतलब इसके डेप्थ में इस स्टेज पे बता रहा हूं, विच कीप्स ग्रोइंग आपके लिए वो अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन विच डजंट कीप ग्रोइंग इन दिस मैनर, क्योंकि जो इस कर्व के साथ बढ़ेगी ना तो वो गिरेगी इतनी खतरनाक। विच कीप्स ग्रोइंग स्टेबली, अच्छी इकॉनमी क्या है? जिसकी अंदर स्टेबल ग्रोथ है, ये वाली। थोड़ा फॉल भी आ रहा है, फिर ग्रोथ आ रही है, फिर थोड़ा फॉल आ रहा है, नॉट लाइक दिस, सही है। स्टेबल ग्रोथ वाली एक अच्छी इकॉनमी होती है, इतना ध्यान में रखना। इन सारी बातों को हमने थोड़ा बहुत टच करके वी आर गेटिंग इनटू द सब्जेक्ट नाउ।